हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय सर क्लासेस। मैं तनुश्री। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आप लोग का जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। मैं खुद मानती हूँ ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने ये कंट्रोलिंग चैप्टर जो है ये एक बहुत ही ईजीएस्ट, मैं कंट्रोलिंग हमेशा इतने टाइम से जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये लगता है ये सबसे ईजीएस्ट है। इसमें सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं और इतने ही टॉपिक को पढ़ के आपको जाना है, एंड इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट। इसमें एक पार्ट था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है इस साल के एग्जाम्स के लिए, लेकिन वो भी एक बहुत ही छोटा पार्ट था। एंड ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई गेस अगर आप लोग कभी भी इसको पढ़ने जाओगे या कुछ भी करोगे ना, इवन इफ आप अगर सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग कर ले रहे हो ना, तब भी ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करते हुए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलो, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा स्कोर करने में बहुत ईज हो। एंड कंट्रोलिंग में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो अप्रॉक्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे मार्क्स मिला के 20 मार्क्स का आपका एक पूरा इसमें रेशो रहता है। 20 मार्क्स का आपका लोग आपको कवर करके देते हैं कंट्रोलिंग में। एंड कंट्रोलिंग आपका बहुत ईजी पार्ट है। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपके ईजी होते हैं ना बच्चों, उनके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा कवर या उनके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये जो ईजी मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ईजी कंसेप्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। और जब आप कंट्रोलिंग पढ़ोगे, मतलब जब आप ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हो जो कि आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का एक मोटिवेशन बिल्डअप होता है कि हाँ, जब मुझे इतना अच्छा स्कोर मिल रहा है तो आई शुड गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज दैट ईजी चैप्टर। कंट्रोलिंग आप लोग का बहुत ही ईजी एंड बहुत ही अच्छा इफेक्टिव चैप्टर है ये। आप चाहो तो इसको अपने खुद के वर्ड्स में भी अगर आप समझने जाओगे ना, नॉर्मली कैजुअल रीडिंग भी आप देने जाओगे ना, तब भी आप इसको इतने ईजिली समझ सकते हो, क्योंकि ये इतना अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो मेरी ये बहुत अच्छी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर को उतने सीरियसली ही आप लोग पढ़िए, उतने सीरियसली ही लीजिए, ताकि आप लोग अपने कंसेप्ट जो है एकदम टाइम टू टाइम क्लियर करते हुए चलें मेरे साथ। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग से। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग may be defined as a process through which managers can ensure the actual activities and results are in conformity with the planned activities and result। कंट्रोलिंग को हम लोग एक ऐसा प्रोसेस बताते हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली में डिराइव करते हैं कि हमने प्लान क्या करा था और एक्चुअली में सिचुएशन क्या हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में एग्जांपल दिया हुआ है, जब सपोज अगर मैंने 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का टारगेट अपने पास लेके चला है कि 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन मेरे को करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो जब मैंने उतना टारगेट लेके चला है तो मैं उस टारगेट के ऊपर एकदम डिपेंडेंट हूँ कि मुझे टारगेट को अचीव करना है, बी इट वॉट एवर मेरा जो भी लगे, जैसे भी लगे, जितना भी अमाउंट मेरा खर्चा हो, मैं ये सारा चीज़ देख लूंगी, लेकिन मेरे को उतना चाहिए। तो वो मेरा क्या था, वो मेरा प्लान्ड टारगेट था, ठीक है। मैंने प्लान करा था कि मुझे इतना टारगेट को अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें लग रही हैं, सपोज आपके रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, लेबर्स का टाइम, वर्किंग आवर्स, जो भी XYZ जो भी चीज़ें लग रही है, उसको करने के बाद मैंने अगर सपोज 9,000 मैंने इनपुट दिया, 9,000 मैंने आउटपुट दिया, 9,000 यूनिट्स मैंने दिया, 10,000 के टारगेट में मैंने 9,000 का आउटपुट दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सब ध्यान दोगे तो मेरा 1,000 का डेविएशन है, ठीक। वो 1,000 का जो डेविएशन है वो मैं कैसे पता करूंगी कि वो डेविएशन आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग से पता चल सकता है। कंट्रोलिंग से कैसे पता चलेगा? चलो आप लोग ये वाला समझो। आपने जब पढ़ाई चालू करी थी तब आपने टारगेट लिया था कि मैं किसी भी हालत में 90% अचीव करके ही रहूंगा, ठीक है। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, मुझे 90% अचीव करना है। तो तुम लोगों ने अपने लिए एक 90% का टारगेट लेके चला था, ठीक। अब जब तुम लोग एक्चुअली में देख रहे हो कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं, और उसके बाद जब तुम लोगों ने पेपर दे लिया, सारा चीज़ कर लिया, तो तुम्हारा आया 75%, ठीक। 90 - 75, 15% का डिफरेंस आया, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, उस 15% को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों गलती हुआ, क्या हुआ। तो तुम लोग क्या करना चाह रहे थे, है ना। जब तुम्हारा 90 आना था और तुम्हारा 75 आया, इन सब के बीच का डिफरेंस तुम लोग क्या करो, ये सब तुम लोग एनालाइज करो ना कि 15 नंबर का डिफरेंस कहाँ जा रहा है। ये सब 15 नंबर का डिफरेंस जो तुम्हारा जा रहा है, तुम कंट्रोल कर रहे हो उसको कि तुमने ये शायद ज़्यादा कर दिया, तुमने उस एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दे दिया, तुमने इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया, तुमने इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे नेग्लेक्टिव तरीके से बनाया। ये सारा चीज़ तुम लोग अपने आप में रियलाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग, कंट्रोलिंग ऑफ योरसेल्फ। तुम लोग खुद की कंट्रोलिंग कर रहे हो कि हम लोगों ने गलती कहाँ करी और क्या चीज़ गलत था, क्या चीज़ सही था, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है।
तो कंट्रोलिंग को हम लोग हो सकता है डिफाइन करें एज इन कि हम लोग उसको एक ऐसा प्रोसेस है कंट्रोलिंग जिसमें हम लोग एक्चुअल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, एक्चुअल एक्टिविटीज़ का कंपैरिजन देख रहे हैं कि प्लान्ड एक्टिविटीज़ और एक्चुअल एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्या निकला है, प्लान्ड और एक्चुअल का बेसिक डिफरेंस क्या निकला है, वो हमारा कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करके समझाती हूँ। कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग या जिसमें कोई भी मैनेजर रियलाइज करता है कि बेसिकली क्या प्लान करा था उस इंसान ने, जो भी मैनेजर है उस इंसान ने, या जो भी है, जो भी आपका मैनेजर है, उसने क्या प्लान्ड आउटपुट्स आपके लिए प्लान करे थे कि आपका आउटपुट्स क्या होना चाहिए, और एक्चुअली में आपका आउटपुट क्या हुआ है, उनके बीच का जो आप डिफरेंस निकालते हो उसको हम लोग कंट्रोलिंग में लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मूविंग अहेड, अब अपने को नेचर ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग आप ऐसे चलो जैसे चलो कोई काम नहीं है, चलो आज कंट्रोल करते हैं लेबर्स को, ये नहीं होता है ना। एंड कंट्रोलिंग में मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, कंट्रोलिंग बेसिक कंट्रोलिंग नहीं है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं कि नहीं तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा। दिस इज नॉट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वाइडर रिस्पेक्ट देन दैट। मतलब हाँ, कंट्रोलिंग ये भी है कि आपको वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन ये एक तरीके से प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है आपकी। प्रॉपर कंट्रोलिंग क्या होती है कि आपको वहाँ पे चीज़ों को समझाया जा रहा है कि आपको इस एक्टिविटी को इतने टाइम तक करना है, इस एक्टिविटी को इतने टाइम तक करना है। क्यों समझाया जा रहा है? ताकि आपका जो प्रोसेस है, वो जो आप एक एक्चुअल एक्टिविटीज़ का जो एक प्रोसेस करो, उसको आप बैलेंस करके चल सको, उसको आप मैनेज करके चल सको। तो ये आपका कंट्रोलिंग में आता है। ठीक, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अब हमको नेचर ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंस कंट्रोलिंग हमको क्या करता है कि हमको एक प्लान तरीका देता है कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करना चाहते हैं उनको कर सके। तो दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब जब हमें गोल पता है कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए काम करना है, तो कंट्रोलिंग डेफिनेटली मुझे हेल्प करता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मैं क्या फंक्शंस है, क्या है, उनको मैं करा सकूँ। नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग जो है पूरी तरीके से परवेसिव है। कंट्रोलिंग हर जगह पे, हर लेवल पे अप्लाई हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोलिंग को सिर्फ लोअर लेवल में करना है, मिडिल में करना है। कंट्रोलिंग टॉप, लोअर, मिडिल, या कंट्रोलिंग किसी प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरीके के कोई भी इंस्टीट्यूशन में कंट्रोलिंग जो है एप्लीकेबल होता है। कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूस। कंट्रोलिंग किसी भी पॉइंट पर रुकता नहीं है, कंट्रोलिंग हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली working. नेक्स्ट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग. व्हाई? बिकॉज हम लोग जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हम लोग फॉरवर्ड लुक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग और जब आप प्लान करते हो, जब आपने अपने लिए 90% का टारगेट सेट करा है कि मुझे किसी भी हालत में इतना % स्कोर करना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बैकग्राउंड को जानते हो कि आप कितना पढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो. एक जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसके लिए 60-70 बहुत होगा, और एक बिलो एवरेज के लिए सिर्फ पास होना बहुत होगा. तो वो अपने लिए अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग टारगेट सेट कर रहा है. सेम चीज हम लोग कंट्रोलिंग में भी रहता है. कंट्रोलिंग में जो हम लोग कैपेबिलिटीज, कंट्रोलिंग में जो हम लोग टारगेट सेट करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग रहता है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी उतनी है तो आप उसको उतना टारगेट सेट करोगे. तो इसीलिए कंट्रोलिंग बहुत बैकवर्ड, हम लोग बैकवर्ड देखते हैं कि हम लोग का बैकवर्ड या हम लोग का पहले का क्या लिंकअप था, और फॉरवर्ड मतलब हम लोगों ने आगे क्या करा. तो दैट इज कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग. नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब अपने को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में है एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है. कंट्रोलिंग हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सके. कंट्रोलिंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमको थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं. हमको सामने वाले इंसान को समझना ज़रूरी होता है, हमको सामने वाले के प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, हमको उसको समझाना ज़रूरी होता है कि वो किस तरीके से काम को कर सकता है और किस तरीके से वो काम को नहीं कर सकता है. तो उसको एक प्लान देना जरूरी है कि वो इस तरीके से आउटपुट को प्लान करेगा और इस तरीके से वो प्लान को अचीव कर सकता है. नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करना है. जो भी कंट्रोलिंग है वो अपने को हेल्प करता है कि हम लोग स्टैंडर्ड को जज कर सके. तो कैसे कोई कंट्रोलिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज कर सकता है? क्योंकि क्या होता है, हमको एक प्लान वो आउटपुट देता है. जैसे मैंने आपको आपकी पढ़ाई के लिए बोला, मैंने आपको एक प्लान आउटपुट दिया था कि आपको 90 लाना है, आप लाए 75 हो. तो मैं आपके स्टैंडर्ड्स को, मतलब मैं आपके लेवल को जज करूंगी ना कि मुझे पता है कि तू इतना कर सकता है लेकिन तू इतना ही करा. तो वहां पे क्या होता है, मैं
मैं आपके प्लान्ड आउटपुट या जो भी आपने आउटपुट दिया है उसको मैं जज करने की पोजीशन पे हूँ कि मैं जज कर सकती हूँ कि आप कितना कर सकते थे और आपने कितना करने की कोशिश करी। तो दैट इज जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। जब आप कंट्रोलिंग करने जाते हो तब आप उसके एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे, आप उसको जज करने की कोशिश करते हो। तो दैट इज जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर नेक्स्ट कमिंग फॉरवर्ड इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सबसे एफिशिएंट यूज करना होता है। हमें रिसोर्सेज को सबसे बेटर से बेटर तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी वेस्टेज होता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है उसको फेस ना करना पड़े। तो इसका मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर लेते हो, है ना। अगर किसी ने आपको ये तरीका समझाया है कि आपका प्लान ये है और आपको एक्चुअली में इतना करना है, ये करना है, तो उसने आपको एक कंट्रोलिंग दिया है, उसने आपको एक कंट्रोल करा है कि आप इतना कर सकते हो, आप इतना करो, आप ऐसे प्लान करो, वैसे प्लान करो, तो आप इतना स्कोर कर लोगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप जब तो आपको फिर मैं समझाती भी हूँ कि तू अगर ये बुक को पढ़ेगा तो तेरा टाइम वेस्ट होगा, ये बुक को पढ़ेगा तो तेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि इन सारी बुक्स के लैंग्वेजेस ईजी होते हैं। मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई बुक का लैंग्वेज अगर ईजी मिल रहा है तो उस ईजी लैंग्वेज से आप पढ़ के बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, मतलब टाइम कम में भी आप कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे होता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जब आपको सबसे बेस्ट यूज करना है तो उसके लिए आपको ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो कि आपको इफेक्टिव तरीके से हेल्प करके दें। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। आपको एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को इंप्रूव करने के लिए भी काम करना होता है। कंट्रोलिंग हमेशा ये फोकस करता है क्योंकि हर इंसान जब काम करता रहता है तो कहीं ना कहीं उसको एक अपने आप में डिजेक्शन फील होता है कि शायद मैं काम सही कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट करते हो, जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आप नदरली उसको आप मोटिवेट भी कर रहे हो कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और जब वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने जाता है तो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करना। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करना मतलब होता है कि आपको कोऑर्डिनेट करना है लोगों के साथ, है ना। मतलब आपको जो भी लोग हैं आपके पास, जो भी इंसान हैं, जो भी वैरायटी ऑफ पीपल यू आर डीलिंग विद, आपको हर किसी के साथ कोऑर्डिनेशन, वो आपको सिर्फ कंट्रोलिंग करा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में आपको एक प्रॉपर टारगेट्स मिलते हैं और उन टारगेट्स के बेसिस पे आप काम को कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन मीन्स कि कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक ला सको। फिर उसके बाद इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मीन्स कि आपको ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलना है। जो भी आपका एक ऑर्डर है, जो भी आपका एक डिसिप्लिन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग के थ्रू ही मेंटेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक टाइम टेबल सेट करे हो, है ना, आपने एक टाइम टेबल सेट करा कि आपका एक्चुअल में इतना होना था, आपका प्लान्ड आउटपुट इतना हुआ है, आपने एक टाइम टेबल सेट करा है। उस टाइम टेबल को मीट करने के लिए आपका एक प्रॉपर है ऑर्डर और डिसिप्लिन का एक प्रॉपर सेगमेंट बना है कि आपको इस सेगमेंट में काम को कंप्लीट करना है। तो दिस इज व्हाट इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आपने अपने आप में एक ऑर्डर और डिसिप्लिन लेके आए कि मुझे इतने टाइम पीरियड में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर और डिसिप्लिन होता है जब आप कंट्रोल करते हो कि आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाता है, आपको उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट में काम को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में आपका आता है डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। डिफिकल्टी लिमिटेशंस मतलब जो आपके डीमेरिट्स बोल सकते हो, लिमिटेशंस मतलब बाउंडेशंस, कि क्या पॉइंट्स कंट्रोलिंग आपको सर्व नहीं करता है। तो पहला पॉइंट आता है डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब आप हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप स्टैंडर्ड्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट करो। कभी कभी स्टैंडर्ड्स ऐसे आते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बढ़ानी है ना। तो कभी कभी तो इन स्टैंडर्ड्स को आप कंट्रोलिंग में कभी भी नहीं रख सकते हो। कंट्रोलिंग में अगर आपको स्टैंडर्ड्स को सेट करना है तो आपको उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखना पड़ेगा, एंड ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप कंट्रोलिंग को क्वांटिटेटिव टर्म्स में रख सकते हो। नेक्स्ट इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो आपके ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा नहीं पॉसिबल है कि आप जो भी एक्सटर्नली चीज़ आपके अराउंड चल रही है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आप उसको कंट्रोल कर सको। तो ये लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हमेशा कंट्रोल आपका पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस
फ्रॉम एम्प्लॉयज़, हमेशा एम्प्लॉयज़ आपके अकॉर्डिंग काम करें, जैसा आपने सोचा है वो आपको वैसा ही आउटपुट दे, वैसा ही अपने आप को करने की कोशिश करें, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मीन्स आपको एम्प्लॉयज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को आपके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई भी काम जो है वो इतने परफेक्ट तरीके से हो सकता है। फिर उसके बाद है कॉस्टली अफेयर। ये जो होता है ये प्रॉपर कॉस्टली अफेयर है। ये कॉस्टली अफेयर क्यों होता है? क्योंकि क्या है, ये जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग के लिए हम लोग को स्पेसिफिकली हो सकता है किसी एक मैनेजर को अपॉइंट करना पड़े, हो सकता है किसी 2-3 एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए अलग रखना पड़ेगी, आप यही काम करोगे, हम उनको और किसी काम में नहीं कर सकते। और वो एम्प्लॉयज़ के जो काम है हमको उनके लिए किसी को न्यू रिक्रूट करना पड़े या किसी एक स्पेशलाइज पर्सन को रिक्रूट करना पड़े, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना। जो आप नॉर्मल चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकते थे, अब वो नॉर्मल चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉपर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और जब इसमें एक प्रॉपर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो ये आपके कंट्रोलिंग पार्ट को कॉस्टली अफेयर बना देता है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोलिंग की प्रक्रिया या कंट्रोलिंग को किस तरीके से करा जाता है। तो कंट्रोलिंग को किस तरीके से करा जाता है, उसमें सबसे पहले आपका है सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। आपको स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी आपके परफॉर्मेंसेज हैं उनका स्टैंडर्ड्स आपको सेट करके रखना है कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, ठीक। तो उसके लिए आपको अपना एक प्लान रखना पड़ेगा कि अगर आपको 10,000 का सपोज यूनिट प्रोडक्शन करना है तो आप लोगों को दोगे कि हमको 11,000 का टारगेट करना है। तो अब क्या होता है, 11,000 में कुछ अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है, 11,000 में कुछ खराब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकल जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक सेटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक मुझे स्टैंडर्ड सेट करके देना है कि इतना अमाउंट मुझे, इतना परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड मुझे सेट रखना ही है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब ये स्टैंडर्ड हो गया है, मैंने सेट करके आपको दे दिया है ना, जैसे सपोज मैं आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड समझाती हूँ, मैंने आपको दिया 90% का टारगेट, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया कि आप इतना मुझे अचीव करके दोगे। अब मैं आपका मेजरमेंट करना चाह रही हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी आपने एक्चुअल करा, जो आपने करा, क्या करा आपने, सपोज 75 लेके आया, तो मैं उसको मेजर कर रही हूँ कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर टारगेट 11,000 का दिया है, आपने करके 10,000 दिया, तो स्टैंडर्ड क्या था आपका 11,000, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ आपका 10,000। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी। अब मैं आपके 90% और 75% का कंपैरिजन करूंगी कि मैं क्यों आपसे 90 एक्सपेक्ट कर रही थी और क्यों आपने मुझे 75 दिया, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या थे, वो मैं आपको यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ। सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम लोग कंपेयर करने जाते हैं कि एक्चुअली में कितना था और क्या हुआ है, ये हम लोग कंपेयर करें। फिर उसके बाद है एनालाइजिंग डिविएशंस। अब इसके बाद जो है मैं डिविएशंस को एनालाइज कर रही हूँ कि एक्चुअली में डिविएशंस क्या हो रहे हैं, या जो भी मतलब आपका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स मतलब डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं। जो 90 माइनस 75 15 का डिफरेंस है, या जो 10 माइनस 11 माइनस 10 1,000 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों आया। मे बी आपके पास फुलर रिसोर्सेज नहीं थे, मे बी आपके पास सारी अवेलेबल पॉइंट्स नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी प्रोडक्शन की, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसके कारण। तो ये एनालाइजिंग डेविएशंस, एनालाइजिंग मतलब आपको एनालाइज करना है कि आपको डिफरेंसेस एक्चुअली में क्यों आए। फिर उसके बाद है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब जब आपने इस पॉइंट पे एनालाइज कर लिया कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आए, तो अब आप उसमें टेकिंग करेक्टिव मेजर्स मतलब अब आप मेजर्स लोगे कि आपने क्या करा है, ठीक। तो अब आपने जब ये कर दिया, अब आपने जब डिफरेंसेस देख लिया कि ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो अब आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि मेजर्स क्या हो सकते हैं जिनसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में हमेशा मेरा जो भी इश्यूज रहेंगे कि मैं किस तरीके से काम को करा सकती थी और मैं किस तरीके से काम को करी हूँ, या ये पॉइंट्स कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं हुआ, ये सारा आपके करेक्टिव मेजर्स में आता है जिनको लेके आप आगे आने वाले काम को सुधार सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। आई होप दैट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में है या अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, उसमें अपने कमेंट्स ड्रॉप करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो एज मच एज यू कैन एंड स्टार्ट स्टडीइंग स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।